तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास वायरस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से जो है हम लूसेंट सामान्य ज्ञान सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए यह क्लास हमारी डे बाय डे चलेगी, यानी प्रत्येक दिन हमारा जो है एक टॉपिक लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारतीय इतिहास और उसका सामान्य परिचय है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यह आपका क्लास पहला है। तो अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। और चलिए इसी को जो हम आज सॉल्व करेंगे। और देखिए लूसेंट एक ऐसी बुक है जो आपका इंडिया में कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं जहां से लूसेंट का जीके पूछा ना जाए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर इतिहास के तहत हमारा अध्ययन किसका किया जाता है तो यहाँ पर देखिए अतीत का, यानी जो बीत चुका है। क्या तो यहाँ पर देखिए समाज गलत हो जाएगा, शासन गलत हो जाएगा और पर्यावरण गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? तो इतिहास के तहत हम जो अध्ययन करते हैं वह जो है अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का मतलब हमारा क्या? जो बीत चुका हो। ऑप्शन नंबर हमारा यहीं पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर थ्यूसिडाइसिस है और हेरोडोट्स है और मिनेथो है और होमर है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है। और देखिए सभी आपका यहाँ पर जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी आपके नीट और यहाँ तक कि यूपी आपका एससी, यहाँ तक कि आईएएस तक के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दूसरे में अगर बात करें साथियों तो हमारा बी हो जाएगा हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस जो था वह प्रथम जो है यूनानी इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर दूसरे का साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है तो आप यहाँ से कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप मैं आपको पूरा बुक सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन में देखिए है हेरोडोटस हैं, थ्यूसिडाइटस हैं और आपके पोली पालीबियस हैं और टेसीटस हैं। तो निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो यहाँ पर तीसरे का ये हो जाएगा आपके थ्यूसिडाइटिस। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी विकल्प हो जाएगा तीसरे का, कि जो है इतिहास के संबंध जो निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित होता है वह थ्यूसिडाइटिस ने जो है स्पष्ट बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चौथा नंबर है, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है हेरोडोटस, मेगास्थनीज और आपके प्लूटार्क और प्लिनी। तो द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम बताना है चौथे नंबर प्रश्न में। तो ये हो जाएंगे हेरोडोटस। कौन हो जाएंगे? चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो जाएगा। हेरोडोटस जो हो जाएंगे वह हिस्ट्री पुस्तक के रचनाकार हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा नंबर है, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास का जो पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर पदवी दी जाए तो सही अर्थों में यह कौन है? तो कह रहे हेरोडोटस हैं, यूरिपीडिस हैं और थ्यूसिडाइडिस हैं और सुकरात हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस जो हो जाएंगे, इन्हें जो है इतिहास का पद जो है आपका संबंधित है। वहाँ पर हमारा पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और छठवां नंबर है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? कह रहा हिगेल है और कार्ल मार्क्स हैं, कलहण हैं और बर्नी हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो छठवें का ऑप्शन ए हो जाएगा हिगेल का। किसका? तो हिगेल का यह कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है। आगे सातवां नंबर है, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? कह रहा है हिगेल का, कार्ल मार्क्स का और जेबी ब्यूरी का
और ई एच कार का। तो सातवें का ऑप्शन नंबर अगर बात करें, देखिए हम इतिहास हमें इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो हीगेल का। सातवें का ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आठवां नंबर है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, जे.बी. ब्यूरी, कॉलिंग वुड और ई एच कार। तो किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह जो कथन है यह किसका? तो कार्ल मार्क्स का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आठवें का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नौवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? कह रहा इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारे यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा कि मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन क्या करता है? यह करता है कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष का सिलसिला है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन में है हीगेल, मार्क्स, एंजिल्स और लेनिन। तो निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये हो जाएंगे कौन? तो मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है 10वें का करेक्ट हो जाएगा। और 11 नंबर है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन है ए आधुनिक उत्तरवाद और उदारवाद, बी है अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद और आपके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? यहाँ पर 11 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से जो है कार्ल मार्क्स ने जो है यह प्रक्रिया को सिद्धांत को समझाया है। तो 11 का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो इस्टबस है, आपके कार्यालय है, सिले हैं और ट्रेबिलियन है। तो इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों हो जाएगा किसका? तो सीले का। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, यहाँ आपको सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। आपका ओक 60 दे रखा है और देखिए सूची 1 में लेखक हैं और सूची में 2 में आपके क्या है? इतिहास की परिभाषा है। आपके ओ का 60 है, ट्रेबेलियन है और कार्लिंग वुड है और ब्यूरी हैं। यहाँ पर ओ का 60 का जो संबंध किससे हो जाएगा? 13 नंबर में बात करें तो ओ का 60 का जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? यह इसके लेखक कौन है? यह देखिए सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ये किसने कहा है? तो ओ का 60 ने कहा है। तो ए का हमारा तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा। देखिए हमारा पहले आपका केवल आपका देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर पहले में है ए का तीसरा। और देखिए उसके बाद हमारा ट्रेबेलियन ने क्या कहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। क्या है? तो ट्रेबेलियन ने है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और आपके कार्लिंग वुड क्या क्या हो जाएगा? तो कार्लिंग वुड का हो जाएगा सी का पहला, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी क्या कहते हैं कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो हमारा यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, मिलान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 14 नंबर है यहाँ पर कि इतिहास, देखिए कह रहा है 14 नंबर, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो देखिए गायम बदिस्ता बिको और बेंडिटो क्रोचे और ओसवाल्ड स्पेंगलर और अगस्टे
क्राफ्टे। तो किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये किसने कहा है? तो देखिए यह कहा है बेनिडिक्टो क्रोचे ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी विकल्प हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था? तो E.H. कार है ऑप्शन में, चार्ल्स फर्थ हैं, कार्ल मार्क्स हैं और B.A. स्मिथ हैं। तो इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था E.H. कार ने। किसने? E.H. कार ने। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन 15 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका आपका संक्षिप्ताक्षर है? क्या है? संक्षिप्ताक्षर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिफोरोक्रास्ट का, ब्रिटिश कोलंबिया का, ब्रिटिश काउंसिलिंग का और आपके बुकिंग कलर का। तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा पहला ही हमारा बिफोर क्रास्ट का। किसका? बिफोर क्रास्ट का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। 17 नंबर है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है देखिए, एनो डोमिनी और असिडेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू और आफ्टर डेट। तो AD का पूर्ण रूप क्या है तिथियों का प्रयुक्त होने वाले में? तो देखिए या इसका मतलब होता है आपका एनी डोमिनी। क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। यहाँ पर हमारा 17 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कह रहा है 18 नंबर में 50 वर्ष ईसा पूर्व क्या था? तो कह रहा है कि 150 ईसा पूर्व के पहले आता था, और कह रहा है 150 ईसा पूर्व के बाद आता था, और इस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है, और जिस दशक में 150 ईसा पूर्व आता है। तो वर्ष 50 ईस्वी पूर्व ये क्या है? तो ये है आपका वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद यह आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो यहाँ पर है 10वीं शताब्दी, और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और कह रहा 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और 11वीं शताब्दी ईसा में। तो ये हमारा हो जाएगा 11वीं शताब्दी ईसा में। कौन सा? तो जो आपका 1015 है किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईसा में आता है ये। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का 19 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इधर आपकी क्या है? संवत्सर है, और इधर किस समय से गणना आपका किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर 20 में देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन इधर कहाँ है? इधर है आपका। तो यहाँ पर देखिए विक्रम संवत्सर का किससे संबंध होगा? यह गणना कब की जाती है? विक्रम संवत्सर। तो देखिए यह की जाती है आपका 200 आपका 1 मिनट, ये आपकी की जाएगी 58 ईसा पूर्व में। कब? तो विक्रम संवत्सर जो की जाएगी वह 58 ईसा पूर्व में की जाएगी। और आपका शक संवत्सर, तो ये शक संवत्सर जो की जाएगी वो आपका 78 ईस्वी में की जाएगी। और यहीं पर बात करें गुप्त संवत्सर, ये आपका 320 ईसा पूर्व में। और केली संवत्सर ये आपका कब? तो 3102 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा देखिए, ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का दूसरा हो जाएगा, और डी का हमारा पहला हो जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1 हमारे यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो 4 3 2 1 जो अगर दिख रहा है हमें किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प में। यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो UPSC 1995 का यह क्वेश्चन था, और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ RRB 2024 का ये 2004 का यह प्रश्न है, और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो 21 नंबर है,
और देखिए विक्रम संवत जो आपका प्रारंभ हुआ है वह 58 ईस्वी पूर्व में। कब? तो 58 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर 21 का पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 22 नंबर है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है अशोक है, कनिष्क हैं, हर्ष हैं और समुद्रगुप्त हैं। यहाँ देखिए एसएससी और सीआरपीएफ और डब्ल्यूबीपीएससी और जेपीपीएससी यानी इतने सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो 22 में देखिए 22 का हमारा ये हो जाएगा किसके? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ पर हमारा 22 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 23 नंबर है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो देखिए अगर बात करें 23 में, तो 23 का ये हो जाएगा आपका शक संवत पर आधारित है। किसके? तो शक संवत पर जो आपका भारत का जो पंचांग है यानी नेशनल कैलेंडर, ये आपका शक संवत पर आधारित है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहाँ पर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सेकंड और समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। और यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 24 का साथियों हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत को प्रारंभ करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए हमारा पहला हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। और यहाँ है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो विक्रम संवत 5800 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। और तो कह रहा है देखिए आपको क्या करना है, कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ कह रहा है कि तो यहाँ पर देखिए विक्रम संवत 5800 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। और शक संवत सन 1878 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। और गुप्त संवत सन 1319 से आरंभ हुआ, यह भी सही है। और भारत में मुसलमान शासन का युग आपका 1192 ईस्वी से हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। आपका 700 ईसा पूर्व से मुसलमानी शासन आपका जो है शुरू हुआ था। तो ये तो आपका 700 ईसा पूर्व पहले से ही यानी 1400 साल पहले ही। तो यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन जो है जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन हमारा पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर कूट जो है सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अब देखिए 27वां नंबर है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संवत जो कुलचूरियों द्वारा प्रयुक्त की जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? यहाँ पर है ऑप्शन में विक्रम संवत, शक संवत और त्रैकुटक संवत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है और 28 का हमारा कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो 28 का तो हमारा हो जाएगा त्रैकुट संवत। क्या हो जाएगा? त्रैकुटक संवत हो जाएगा कि आपका देखिए जो कुलचारियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कारण कलचूरी संवत कहलाती है। तो त्रैकुट संवत ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। और चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है तैलप सेकंड, सामेश्वर फर्स्ट और विक्रमादित्य सिक्स और सामेश्वर सेकंड। तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो 29 में। तो हो जाएंगे विक्रमादित्य आपके जो है 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारे जो है बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो कह रहा धर्मपाल है, देवपाल है और विजय सेन है और लक्ष्मण सेन है। यूपी पीसीएस 1999 का यह क्वेश्चन है। और यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसने एक संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे? तो 30 का ये हो जाएगा आपके लक्ष्मण सेन को। किसे? तो लक्ष्मण सेन को
यहाँ पर 30 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाएगा 1931। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1931। और 32 नंबर यहाँ पर विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? तो इस जो मान हो जाएगा, देखिए ये 2013 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2013 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 32 का यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, और कह रहा है क्या? कह रहा है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन में है 21 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, ये आपका है 248 वर्ष। कितना है ये? तो ये आपका है 248 वर्ष है। तो विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 33 है। ये आपका टोटल 135 वर्षों का। कितने का? 135 वर्षों का। कह रहा है यदि पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो देखिए ये आपका वर्ष होगा 600। ऑप्शन नंबर पहला हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और राजस्थान सरकार के कैलेंडर में आपका विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है। यह आपके शक संवत पर क्या होगा? तो देखिए यह शक संवत पर होगा आपका 1928 साके। क्या हो जाएगा? 1928 साके। यहाँ पर 35 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 36 नंबर है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी आपके स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 36 नंबर है। और ये आपका देखिए कह रहा है कि किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा को नहीं। ऑप्शन नंबर बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि पुरातात्विक के स्तर जो विन्यास पद्धति है वह किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है? कह रहा हेरोडोटस, हिगेल, बी ए स्मिथ और बिलर्ड लिब्बी। तो यहाँ पर 37 का देखिए 37 का हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी बिलर्ड लिब्बी हो जाएंगे। और काष्ठ अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो देखिए अगर इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कार्बन 14 क्या हो जाएगा? कार्बन 14 जो है वह आपका शंख अस्थि या किसी तरह का आपका पुराना हड्डी हो, जानवर का हो, मनुष्य का हो और किसी भी ऐसा हो, तो कार्बन 14 एक ऐसा आपका काल निर्धारण है जो बता देता है कि वस्तु जो है या यह कितने समय इसकी मौत हुई है, नर है या मादा है, वह सभी तरह के जो है परीक्षण करके बताती है कार्बन 14। और कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है। 39 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है। तो ये जो आपकी होती है वह जीवाश्म के लिए यानी जीवित चीज़ों के लिए, जैसे मनुष्य, जानवर, हाथी, घोड़ा जो भी हों, उनके अवशेषों से जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उन्हें पता लगाया जा सकता है कि कितने वर्ष की इसकी आयु है। और यहाँ पर 40 नंबर है प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने चलना सीखा और मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा और मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। तो 40 है और 40 में हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया। भाई जब मानव लिखेगा तभी तो इतिहास का आरंभ माना जाएगा। इसी को प्राग ऐतिहासिक या इतिहास आरंभ माना जाता है। और भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो 41 है, यह माना जाता है आपका 600 ईसा पूर्व से। कब से? तो आपका 41 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 6000 ईसा पूर्व से। और सिंधु
सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। तो लेखन का और तांबा का, कला का या मिट्टी के बर्तन बनाना का। तो सिंधु सभ्यता का आद्य और ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। इसमें क्या प्रमाण मिला है? इसमें जो आपका प्रमाण मिला है वह लेखन कला का मिला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। 43 नंबर है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर चित्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? तो 43 है, तो 43 है यहाँ पर आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च क्या हो जाएगा? तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है नेशनल कैलेंडर, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर निम्नलिखित तिथियों में से एक आपका उसके अनुरूप है। तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च के अनुरूप है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? हेरोडोटस है, सिसोरो है, प्लिनी है और सेलेरियस है। तो 44 में अगर बात करें 44 का साथियों, तो हमारे हो जाएंगे सेलेरियस हो जाएंगे यहाँ पर। और 45 आपका लास्ट होगा, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन में फहियान, हेनसांग, अल मसूदी और अल-बरूनी। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। 45 नंबर आपके लिए रहेगा होमवर्क और मैं कमेंट में रिप्लाई चाहूँगा आपसे। और 45 में आपका ABC या तो आप पूरा नाम लिखकर भेजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। और क्लास अगर यूजफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि आपको मैं स्टेप बाय डे एक एक टॉपिक क्लियर कराऊं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।